to barium chromate, solubility डिक्रीज होगी। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर solubility क्या होती है, डिक्रीज। अब मैं अभी ये बोल रहा था कि कई बार इसमें भी पोलराइजेशन, जैसे एग्जांपल पोलराइजेशन फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। अगर मैं कंपेयर करूं कि लिथियम से सीजियम आयोडाइड तक सोल्यूबिलिटी की बात करें तो लिथियम आयोडाइड की सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा होता है। सोडियम आयोडाइड आता है, फिर लिथियम आयोडाइड और फिर सीजियम आयोडाइड। ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ हाई पोलराइजेशन है और हाई पोलराइजेशन के कारण इसकी स्लाइटली सोल्यूबिलिटी लिथियम आयोडाइड की कम हो जाती है। तो एक्सेप्शनली यहाँ पर सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलते हैं, ठीक है। अगर हैलाइड्स में यहाँ पर भी देखें तो बेरिलियम से बेरियम हैलाइड तक सोल्यूबिलिटी क्या होती हैं, कम होती हैं। जैसे अगर हम बात करें BeX2 टू BaX2, सोल्यूबिलिटी क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। और X क्या है यहाँ पर? X विल बी वॉट? Cl Br एंड I। IF नहीं लिया है हमने, F यहाँ लिया भी नहीं था, F यहाँ पर नहीं लेना है। मैंने लिए Cl Br और I के लिए लिखा है। तो ये फैक्टर्स होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं। और रेडियस अगर कम होती हैं तो आयनिक पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि एक स्मॉल कैटायन अगर हैं तो उस पर चार्ज हाई हैं तो आयनिक पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। और मैंने आपको अभी बताया था कि जो चार्ज होता है वो डोमिनेट करता है, मतलब चार्ज बड़ा फैक्टर है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ आयनिक पोटेंशियल। हमने बोला था आयनिक पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, चार्ज और रेडियस पर। अब यहाँ पर अगर फाई की वैल्यू पर कौन कौन से और प्रॉपर्टीज अफेक्ट करती हैं उनकी बात करते हैं। तो अभी हमने देखा कि फाई की वैल्यू अगर बढ़ती हैं तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। और अगर फाई डोमिनेट करता है तो लैटिस एनर्जी कम होती है। लैटिस एनर्जी, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि लैटिस एनर्जी जो होती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब यहाँ दोनों, चार्ज यहाँ पर भी है, रेडियस यहाँ पर भी है, तो लैटिस एनर्जी तो इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगर एनायन पोलराइज हो जाता है तो फिर तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज एनायन पर कम हो जाएगा और फिर Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू कम होगी तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। इसलिए अगर पोलराइज नहीं होता है तो फिर लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, वहाँ पर हाई होगी। जिस एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करता हूँ कि दैट इज़ व्हाट, सोडियम और ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि सोडियम के पास चार्ज कम है। चार्ज कम है तो इन दैट मैनर्स हम कहेंगे कि सोडियम
ऑक्साइड को कम पोलराइज कर पाएगा, और कम पोलराइज कर पाएगा इस बेस पर हम कहेंगे कि यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड जो होता है उसमें कौन सा फैक्टर डोमिनेट है? कौन सा फैक्टर डोमिनेट है? लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है। और लैटिस एनर्जी वाला अगर फैक्टर डोमिनेट करता है तो हम कहेंगे सोडियम ऑक्साइड की मेल्टिंग पॉइंट क्या होने वाली है? ज़्यादा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये इसको पोलराइज करेगा कुछ एक्सटेंट में, और एक्सटेंट में पोलराइज करने के कारण यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा इसका। किसकी कंपैरिजन में? अगर मैं मैग्नीशियम फ्लोराइड से कंपेयर करता हूँ, ठीक है। अब दोनों में पोलराइजेशन कर रहा है मैग्नीशियम, यहाँ ज़्यादा पोलराइजेशन होना चाहिए, लेकिन फिर भी MgO का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है किसकी कंपैरिजन में? मैग्नीशियम फ्लोराइड की कंपैरिजन में। यह इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर पोलराइजेशन होता है, लेकिन ज़्यादा कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? लैटिस एनर्जी। तो हमको ये याद रखना है कि लैटिस एनर्जी अगर डोमिनेट फैक्टर होगा तो वहाँ क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो लैटिस एनर्जी के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आता है डेट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। लैटिस एनर्जी हाई होती है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है, अभी हम बात बताएंगे आपको। जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी बढ़ता है हार्डनेस क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम कहेंगे हार्डनेस डिक्रीज होगा। तीसरा फैक्टर सोल्यूबिलिटी। आयनिक कंपाउंड की ज़्यादा होती है पोलर सॉल्वेंट में, सोल्यूबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी क्या होती? ज़्यादा होती है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कंडक्टिविटी कम होगी। आयनिक कंडक्टिविटी क्या होती? कम होती है। अगर चार्ज रेडियस रेशियो बढ़ता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ती है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होती है। और अगर चार्ज रेशियो बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होता है। इसका जनरल ट्रेंड ये है कि अगर √5 का वैल्यू ग्रेटर देन 3.3 आता है तो वो एसिडिक होगा। √5 का वैल्यू लेस देन 2.2 आता है तो वो बेसिक होगा। और अगर इन दोनों के बीच में आता है 2.2 से 3.3 के बीच में, या तो वो एम्पिरिक होगा या न्यूट्रल होगा या दोनों कैरेक्टर शो करेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ से निकाल सकते हैं, स्टेबिलिटी of compound with stability of compound with small anion like oxide, fluoride, nitrite, ठीक है, क्लोराइड्स, और inversely proportional to
stability of compound with large anion जिसको हम बोलते हैं लाइक व्हाट बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट, बाइसल्फेट, फॉस्फेट, बाइफॉस्फेट, ये चीज़ें हैं जो हमको फाइज से बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस मिलते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं इन दो फैक्टर्स की, और इसके साथ हम ये भी लेंगे। ठीक है, लैटिस एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन फैक्टर्स को हम लेते हैं, फिर इन सब चीज़ों की बात करते हैं। ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे। ठीक है, तो 1 2 अगर इससे 1 2 3 4 और 5 फैक्टर हम डिस्कस करते हैं, फिर इनके बात करेंगे। कौन कौन से फैक्टर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे? लैटिस एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, सोल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी मैंने बताया ही था आपको लैटिस एनर्जी के बारे में और सोल्युबिलिटी के बारे में। लैटिस एनर्जी की बात बता रहा था मैं आपसे कि लैटिस एनर्जी और किस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। देखिए, किसी भी लैटिस की जो आयनिक कंपाउंड होता है, मैंने आपसे कहा था कि आयनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इन आयनिक कंपाउंड लैटिस एनर्जी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होती हैं उतना ही वो आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है, उतनी उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती हैं, और अगर हार्डनेस ज़्यादा होती हैं तो हम कहेंगे उसकी सोल्यूबिलिटी भी उससे क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी को डिफाइन करते हैं हम लोग, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक द लैटिस, उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। और लैटिस एनर्जी जो होती हैं उसे अगर हम लिखें तो यहाँ पर हमारे पास होगा लैटिस एनर्जी इक्वल टू -Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन आर प्लस प्लस आर माइनस। Q1 charge on cation if Q2 is the charge on anion, और R plus radius of cation और R minus radius of anion। यानी हम कह सकते हैं लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, दूसरा होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब ये कि अगर कोई आयन है और वो वाटर से इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पर वाटर और आयन के बीच में फोर्सेस जनरेट होते हैं।
और इसके कारण यहाँ पर हीट रिलीज होती हैं, और अगर हीट रिलीज होती हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो हीट रिलीज होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसको H से ही लिख देते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती हैं वो भी डिपेंड करती हैं, अगर यहाँ चार्ज ज़्यादा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा एसोसिएटेड होंगे, तो हम कहेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चार्ज ऑफ आयन and inversely proportional to size of ion। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं कि अगर मेरे पास Na प्लस हैं, Be2 प्लस है, Mg2 प्लस हैं, Al3 प्लस हैं, चार्ज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। अगर मेरे पास Li प्लस हैं, Na प्लस हैं और K प्लस हैं, चार से में साइज बढ़ रही हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ बढ़ रही है। यहाँ साइज बढ़ने के साथ हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये होगा। अब बात आती है कि इनका सोल्यूबिलिटी से रिलेशन क्या है। अगर कोई कंपाउंड को हम किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं और उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, मान लीजिए सॉल्वेंट वाटर है, हम जनरली वाटर की बात करते हैं, तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर हाई हुई तो इन दैट केस हम कहेंगे कि वो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो लैटिस एंथैल्पी को ओवरकम कर जाएगी, लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा हो जाएगी और वो कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेगी, यानी वो लैटिस को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट होगी। ठीक है। अगर वहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस को ब्रेक नहीं कर पाई तो वो कंपाउंड सोल्यूबल नहीं होगा। तो सोल्यूबिलिटी के लिए हम बात करते हैं वो ये हुई कि सोल्यूबिलिटी के लिए नेसेसरी हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी should be greater than magnitude of lattice energy। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड लैटिस एंथैल्पी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, तो ही वो कंपाउंड क्या होगा, सोल्यूबल होगा। यानी अगर मैं सॉल्यूशन की एंथैल्पी की बात करता हूँ तो वो डिपेंड करेगी हाइड्रेशन लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी पर। ठीक है। अगर हम ये कहें कि लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा हो गई और हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर क्या हो गई, कम हो गई, तो ऐसी कंडीशन में वो कंपाउंड सोल्यूबल नहीं होगा। यानी ये वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नेगेटिव। यानी लैटिस एंथैल्पी का अगर मैग्नीट्यूड ले लिया जाए और हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या ले लिया जाए, एक्चुअल वैल्यू ले लिया जाए, तो ये वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए इससे, और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हीट ज़्यादा रिलीज़ होना चाहिए, और ये अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो हम क्या कहेंगे, वो सोल्यूबल होगा, अदरवाइज वो सोल्यूबल नहीं होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लैटिस एंथैल्पी का रिलेशन किससे होता है, इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो कंपाउंड डेफिनेटली क्या होगा, सोल्यूबल होगा। और अगर वो कंपाउंड
डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आया तो फिर हम लोग थोड़ी सी थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करते हैं कि डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सोल्यूबिलिटी। ये थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है। अगर थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ समझ में आएगी कि गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सोल्यूबिलिटी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सोल्यूबिलिटी माइनस टी इंटू एंट्रोपी ऑफ विच वन सोल्यूबिलिटी। सॉल्यूशन की एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती हैं और ये चीज़ क्या होती हैं, नेगेटिव। मतलब ये टर्म्स हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। ये पूरा टर्म क्या है, अपने आप में क्या होगा, नेगेटिव। अगर डेल्टा एच, इफ डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो डेल्टा जी का वैल्यू भी नेगेटिव होगा और कंपाउंड क्या हो जाएगा, सोल्यूबल। अगर डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो फिर ये इक्वेशन में दो कंडीशंस हो जाएगी। पहली कंडीशन, अगर डेल्टा एस एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, ये बड़ा और ये छोटा, तो ये डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये लेस देन ये हुआ तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी हाई टेम्परेचर पर सोल्यूबल होगा और लो टेम्परेचर पर इनसोल्यूबल होगा। तो ये दो चीज़ें हमको कंपेयर करना है। कुल मिलाकर समझ में यह आया कि कंपाउंड सोल्यूबिलिटी का जो फैक्टर हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमको दिमाग में रखना है। मैंने अभी जैसा बताया था आपको कि पोलराइजेशन के भी वही फैक्टर हैं, इन तीनों के फैक्टर सेम है। देखिए, मैंने लिखा लैटिस एनर्जी, मैंने लिखा हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या दोनों ही चार्ज पर डिपेंड करती हैं? बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी चार्ज बढ़ने के साथ बढ़ती हैं। यानी दोनों फैक्टर जो हैं वो किसको फेवर कर रहे हैं, चार्ज को फेवर कर रहे हैं। सीधा मैं अब यहाँ तीनों फैक्टर्स को कंपेयर करता हूँ। लैटिस एंथैल्पी, फिर अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाइड्रेशन एंथैल्पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसको मैं यहाँ लिखता चला जा रहा हूँ कि लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन RA एनायन की और कैटायन की रेडियस, और हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन RA प्लस Q2 अपॉन RC, चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है, चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन। अब तीसरा जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू as well as charge on anion. But inversely proportional to size of cation and directly proportional to size of anion. अब अगर चार्ज ही डोमिनेटिंग फैक्टर हैं तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा, और हाई कोवेलेंट कैरेक्टर सोल्यूबिलिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज करता है। अभी हमने बोला है सोल्यूबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब देखिए, यहां से हमको ये नहीं लगता है ये दोनों फैक्टर्स जो हैं
वो सोल्यूबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो गई तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। और ये फैक्टर जो है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला फैक्टर यानी चार्ज लैटिस एनर्जी को क्या करता है, सोल्यूबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी हम इन तीनों फैक्टर को सोल्यूबिलिटी से कनेक्ट करें तो समझ में ये आता है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन कौन सा डोमिनेट करेगा इस बात पर डिपेंड। सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, inversely proportional to lattice enthalpy and inversely proportional to value of phi. It means covalent character. कोवैलेंट कैरेक्टर पोलराइजेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक, अब मैं आपको इन चारों फैक्टर का कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा और कहाँ करेगा उसकी हम डिस्कशन करते हैं कि कौन सा फैक्टर कहाँ डोमिनेट करता है, उसकी हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि सोल्यूबिलिटी की, सोल्यूबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड in water। हम लिखेंगे इस पर इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अभी मैंने आपसे बताए थे, लैटिस एनर्जी, ये लो होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी ये हाई होना चाहिए, पोलराइजेशन ये लो होना चाहिए, एक दो फैक्टर और जो हम सॉलिड स्टेट के पढ़ते हैं, क्लोज पैकिंग कम होना चाहिए। क्लोज पैकिंग भी एक फैक्टर होता है। और एंट्रोपी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होती हैं उतनी ही सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा हाई होना चाहिए। एंट्रोपी ऑफ डिसोल्यूशन, ये फैक्टर डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन को नेगेटिव बनाएंगे, डिक्रीज करेंगे, यानी लेस देन जीरो की लाएंगे और वो क्या बन जाएगा, स्पॉन्टेनियस सोल्यूबल हो जाएगा। समझ में आई बात। इन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है जो इन सब फैक्टर को एक साथ ले लें। देखिए, ये इक्वेशन हमारे पास ज़रूर हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, लेकिन यहाँ एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आ रही है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं इस पर डिपेंड करती हैं, इस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, लेकिन पोलराइजेशन को वो इंक्लूड नहीं करती हैं। क्लोज पैकिंग मान लिया जाए कि लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करेगी, एंट्रोपी इसके अंदर आ रहा है, तो ये पोलराइजेशन वाला फैक्टर और जो है डायरेक्टली नहीं इंक्लूड कर रहा है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन अब हम वन बाय वन फैक्टर्स लेकर क्या करेंगे, ये फैक्टर तीनों तो हमको समझ में आ रहे हैं। मेन चीज़ पोलराइजेशन और लैटिस एनर्जी में से कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि लैटिस एनर्जी के अंदर ये वाला फैक्टर
और ये वाला फैक्टर आ रहा है। हाइड्रेशन वाला जो फैक्टर हैं वो हम बता ही चुके हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी अगर नेगेटिव होगी ज़्यादा तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। बात आती है पोलराइजेशन और इन दोनों का कंपैरिजन। ये तीनों फैक्टर तो एक दूसरे को इंक्लूड करते हैं, ठीक। तो हम बात करते हैं पोलराइजेशन अगर डोमिनेट हो तो फिर क्या होगा। पहला कंडीशन, when polarization is dominating factor, when polarization is what dominate, dominating factor। अगर पोलराइजेशन डोमिनेटिंग फैक्टर है तो जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे हम बात करते हैं सिल्वर आयन है, Zn2+ आयन है, Pb2+ आयन है, Cu+ आयन है, Hg2+ आयन है, Cd2+ आयन, ठीक है। ये ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे आयंस हैं जिसके अंदर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो हम कहेंगे कि इनकी जो कंपाउंड्स होंगे उनके अगर अंदर पोलराइजेशन डोमिनेट फैक्टर होगा, ठीक है, और पोलराइजेशन अगर डोमिनेंट फैक्टर हुआ तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे हम कहते हैं कि हैलाइड्स में लें तो फ्लोराइड में सबसे कम पोलराइजेशन होगा, फिर क्लोराइड में, फिर ब्रोमाइड में और फिर आयोडाइड में। पोलराइजेशन, पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिल्वर आयोडाइड हुआ तो सबसे ज़्यादा पोलराइज होगा, और सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन अगर उसका होगा तो उसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी, फिर सिल्वर ब्रोमाइड की होगी, फिर सिल्वर क्लोराइड की होगी, और सबसे ज़्यादा सोल्यूबल सिल्वर फ्लोराइड। इट्स द ओनली सोल्यूबल फ्लोराइड ऑफ हैलाइड ऑफ सिल्वर विच इज़ इन वाटर, वाटर के अंदर। सिमिलरली हम इनके लिए भी लिख सकते हैं, जिंक आयोडाइड सबसे कम सोल्यूबल होगा और जिंक फ्लोराइड सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा। सिमिलरली लेड आयोडाइड सबसे कम सोल्यूबल और लेड फ्लोराइड सबसे ज़्यादा सोल्यूबल। सिमिलरली क्यूप्रस आयोडाइड सबसे कम सोल्यूबल और क्यूप्रस फ्लोराइड सबसे ज़्यादा। मरकरी आयोडाइड सबसे कम सोल्यूबल और मरकरी फ्लोराइड सबसे ज़्यादा सोल्यूबल। कैडमियम आयोडाइड सबसे कम और कैडमियम फ्लोराइड सबसे ज़्यादा सोल्यूबल। कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है यहाँ?
पोलराइजेशन। जिसके अंदर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा उसके अंदर सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी, अगर मैं आपसे कहूँ कि रिलेटिवली नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेंगे तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, मतलब AgI ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगा किससे, HgF से। इसलिए हम कहेंगे यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा हो गया, पोलराइजेशन पावर। अब हम कंपेयर करते हैं, अगर लैटिस एनर्जी डोमिनेंट फैक्टर हैं तो फिर कैसे डिसाइड होगा। हम दो फैक्टर ही डिसाइड कर पा रहे हैं क्योंकि बाकी फैक्टर के कारण कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब हम लिखेंगे व्हेन द लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, व्हेन लैटिस एनर्जी and hydration energy is dominating factor। जब लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों क्या हैं, डोमिनेटिंग फैक्टर हो, पोलराइजेशन वहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं हो, तो वहाँ पर किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैंने अभी लिखा था कि डेल्टा ऑफ सॉल्यूशन होगा, उसको हम लिखेंगे लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये जितना ज़्यादा नेगेटिव आएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो कंपाउंड सोल्यूबल होगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये साइज पर डिपेंड करेगा, और ये भी साइज पर डिपेंड करेगा। अब अगर Rc कैटायन बहुत छोटा हो, किससे, Ra से, एनायन से। अगर कैटायन एनायन से, पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि Rc प्लस Ra अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू Rc। सॉरी, दैट मीन्स हम यहाँ जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1/Ra प्लस 1/Ra प्लस 1/Rc।
अब अगर हम एनायन को फिक्स कर दें तो हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू 1/RC पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा RC का वैल्यू यानी साइज ऑफ कैटायन होगा उतनी ही ये कम नेगेटिव आएगी, और ये जितनी कम नेगेटिव आएगी उतनी ही सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम, है ना। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे सोल्यूबिलिटी जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, साइज के क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हम कह सकते हैं ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, यानी सोल्यूबिलिटी साइज के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जब क्या हो, बड़ा एनायन हो। अब बड़ा एनायन कौन सा, बड़े एनायन में किसको लेंगे हम, तो हम लेते हैं बड़े एनायंस में सल्फेट, ठीक है, क्रोमेट, आयोडेट, ब्रोमाइड, परक्लोरेट, these all are what, large anion, nitrate, carbonate, nitrate, थायोसल्फेट, ये सब लार्ज एनायंस है ना। बाइकार्बोनेट्स, ये लार्ज एनायन की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ बात आती है, देखिए हमने यहाँ कैटायन की साइज को क्या कर रखा है, कांस्टेंट। वो डोमिनेटिंग साइज ऑफ एनायंस जो है कांस्टेंट कर दिया, और कैटायन की साइज अगर बढ़ेगी तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी। हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हम लोग परक्लोरेट लें, लिथियम परक्लोरेट से सीजियम परक्लोरेट, सोल्यूबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। कैटायन की साइज इंक्रीज हो रही है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। लिथियम नाइट्रेट से सीजियम नाइट्रेट, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। लिथियम ब्रोमाइड से लिथियम सीजियम ब्रोमाइड, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। यहाँ हमने पोलराइजेशन को नेग्लेजिबल मान रखा है, डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं मान। जहाँ पोलराइजेशन डोमिनेटिंग हो जाएगा ऑर्डर बदल जाएगा। फिर बेरिलियम कार्बोनेट से बेरियम कार्बोनेट, बेरिलियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट, बेरिलियम थायोसल्फेट से बेरियम थायोसल्फेट,
बेरिलियम नाइट्रेट से बेरियम नाइट्रेट क्या होगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। बेरिलियम सल्फाइड टू बेरियम सल्फाइड सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। तो हम बात कर रहे थे कि अगर इस केस में कैटायन की साइज बढ़ेगी तो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा इफेक्टिव होगी किसकी कंपैरिजन में, हाइड्रेशन। तो हम कहेंगे कि लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेज मोर एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, दैट्स व्हाई द solubility will be increases as the size of cation increases। जैसे अगर हम बात करते हैं लिथियम फ्लोराइड से सीजियम फ्लोराइड तक सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। फ्रॉम लिथियम फ्लोराइड टू सीजियम फ्लोराइड सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। सिमिलरली लिथियम हाइड्रोक्साइड टू सीजियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड solubility increases because small anions comparatively, ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम फ्लोराइड टू बेरिलियम फ्लोराइड की सोल्यूबिलिटी हाई है, जबकि नॉर्मली किसकी ज़्यादा होना चाहिए, बेरियम फ्लोराइड की। तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पर। सिमिलरली अगर मैं अल्कली मेटल्स की क्लोराइड्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी एक्सेप्शंस आता है। सबसे कम जो सोल्यूबिलिटी होती हैं सबसे ज़्यादा लिथियम क्लोराइड, फिर सीजियम क्लोराइड, देन आफ्टर रुबिडियम क्लोराइड, then sodium chloride and potassium chloride। ब्रोमाइड में लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर ऑर्डर देखिए, लिथियम के जो हैलाइड्स की बात करते हैं तो लिथियम ब्रोमाइड की सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सोडियम ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, and that is what रुबिडियम ब्रोमाइड एंड सीजियम ब्रोमाइड। ये ऑर्डर में सोल्यूबिलिटी होती है। और आयोडाइड की तो हम बता ही चुके हैं आपको, ठीक है। सोडियम आयोडाइड की सबसे ज़्यादा, फिर लिथियम आयोडाइड, फिर रुबिडियम आयोडाइड और फिर सीजियम आयोडाइड। आयोडाइड तो लार्ज वाले में आ जाएगा, ब्रोमाइड के अंदर भी लार्ज वाले में ले सकते हैं कि ब्रोमाइड में भी वही ऑर्डर आ रहा है, तो लार्ज एनायन के अंदर इसको लिया जा सकता है। इसलिए एक्सेप्शंस जो सामने दिख रहा वो ये है कि लिथियम क्लोराइड की सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर सीजियम क्लोराइड, फिर रुबिडियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड और फिर पोटेशियम क्लोराइड। यानी सबसे कम सोल्यूबल जो है वो पोटेशियम क्लोराइड है वाटर के अंदर। तो ये सोल्यूबिलिटी के फैक्टर्स होते हैं। अब आते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और का एप्लीकेशन कैसे होता है। हमने लिखा था कि अगर पोलराइजेशन पावर की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। और इस बेस पर हम कुछ ऑर्डर डिस्कस करते हैं। अगर पोलराइजेशन नेग्लिजिबल है, व्हेन पोलराइजेशन इज नेग्लिजिबल, polymerization is negligible अगर पोलराइजेशन नेग्लिजिबल है, इन दैट केस
हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RA प्लस RC। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर बात करते हैं, मेरे पास सोडियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, स्कैंडियम नाइट्राइड है और टाइटेनियम कार्बाइड है। यहाँ 1 माइनस, यहाँ 2 माइनस, यहाँ 3 प्लस और ये 3 माइनस। डेफिनेटली लैटिस पॉइंट डायरेक्टली मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो चार्ज का प्रोडक्ट यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 9 है, ठीक है, और यहाँ 16 है। और ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? टाइटेनियम कार्बाइड का। और यही ऑर्डर हार्डनेस का होगा। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस। यहाँ अगर देखिए पोलराइजेशन नेग्लिजिबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक तो लार्ज एनायन है, स्मॉल एनायन है, और कैटायन क्या है? चार्ज कम है। यहाँ स्मॉल एनायन है, ठीक है, यहाँ पर भी स्मॉल एनायन है और यहाँ पर भी क्या है? स्मॉल एनायन। अगर स्मॉल एनायन होता है तो पोलराइजेशन नहीं हो पाता है, कम होता है। और मान लीजिए चार्ज फिक्स कर दिया जाए, जैसे हम कंपेयर करते हैं बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड की। हम कहेंगे लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी होगी और मेल्टिंग पॉइंट इसी ऑर्डर में क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। सिमिलरली अगर हम इसके ऑक्साइड की कंपैरिजन फ्लोराइड से करते हैं तो ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा, क्योंकि ऑक्साइड्स जो होते हैं कंपेरेटिवली फ्लोराइड से ज़्यादा पोलराइज हो जाते हैं और उसके कारण उनका कोवेलेंट कैरेक्टर भी हाई होता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर से नहीं, डोमिनेंट फैक्टर वहाँ लैटिस एनर्जी हो जाता है। सिमिलरली मैग्नीशियम फ्लोराइड, सिमिलरली यहाँ अगर बात करें तो क्या होगा? कैल्शियम फ्लोराइड, और यहाँ पर स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, और यहाँ पर बेरियम फ्लोराइड। तो हमेशा ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू फ्लोराइड क्या होता है? ज़्यादा होता है। अगर इन सब फ्लोराइड्स में कंपेयर करें तो जो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया गया वो है किसके अंदर? बेरिलियम फ्लोराइड के अंदर। यानी ऑर्डर जो होता है फ्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट का MF2C, एक एक्सेप्शन दिख रहा है, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, और सबसे कम यहाँ पर बेरिलियम फ्लोराइड के अंदर। ये मानते हैं कि यहाँ पोलराइजेशन स्लाइटली होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सिमिलरली अगर हम अल्कली मेटल्स हैलाइड्स में देखते हैं तो लैटिस जो मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देखें तो सीजियम क्लोराइड की सबसे कम होगी और लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखने को मिलता है वो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ नॉर्मल नहीं होता है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है सोडियम हैलाइड्स का, क्लोराइड का, और सबसे कम होता है लिथियम हैलाइड्स का। यानी इस ऑर्डर में होता है सोडियम हैलाइड, देन व्हाट? पोटेशियम हैलाइड, रुबिडियम हैलाइड एंड सीजियम हैलाइड, और सबसे कम, क्योंकि यहाँ पोलराइजेशन होता है कोवेलेंट कैरेक्टर जैसा इसके अंदर हुआ था, और इसके कारण यहाँ X की जगह हम Br और क्या लेते हैं? Cl। आयोडीन में तो फिर पोलराइजेशन बढ़ेगा, ठीक है।
तो ये ध्यान रखें, व्हेन पोलराइजेशन इज़ नेग्लिजिबल। अगर मैं आपसे कहूँ इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, बेरिलियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर लेटिस पॉइंट फैक्टर डोमिनेट होगा और एल्यूमिनियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, एल्यूमिनियम फ्लोराइड का, क्योंकि यहाँ पर पोलराइजेशन डोमिनेट नहीं कर रहा है, यहाँ लेटिस एनर्जी डोमिनेट कर रही। तो इसका मतलब ये कि जब आयनाइंस जो हैं फ्लोराइड या ऑक्साइड्स आयन होते हैं तो वहाँ पोलराइजेशन नहीं होता है, वह लेटिस एनर्जी डोमिनेट करती हैं, एक्सेप्ट व्हाट, लिथियम के केस में और बेरिलियम के केस में। बेरिलियम का फ्लोराइड जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है, और व्हाट यू कैन से सिमिलरली लिथियम का जो हैलाइड्स हैं उसकी भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती हैं, कम होती हैं। अब उसके बाद देखते हैं व्हेन पोलराइजेशन इज डोमिनेटिंग फैक्टर। आयोडाइड का भी आपको बता देता हूँ, फिर हम पोलराइजेशन को डोमिनेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। अगर पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड, इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो थोड़ा एबनॉर्मल है। पोटेशियम आयोडाइड के बाद सोडियम आयोडाइड का नंबर आता है, मतलब पोटेशियम आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, सोडियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड और सबसे कम लिथियम आयोडाइड का हाई कोवलेंट कैरेक्टर। बाकी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि सीजियम आयोडाइड में लेटिस एनर्जी कम होती है, सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड में सोडियम में कोवलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाता है, तो इसलिए पोटेशियम आयोडाइड का ज़्यादा हो जाता है सोडियम आयोडाइड की कंपैरिजन। तो सबसे ज़्यादा तो होना चाहिए था किसका, पोटेशियम आयोडाइड का सबसे ज़्यादा। सिमिलरली फ्लोराइड्स के अंदर अगर हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है सोडियम फ्लोराइड, फिर पोटेशियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। ये ऑर्डर होता है मेल्टिंग पॉइंट का, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। बाकी अगर हैलोजन में Cl और Br हो तो यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट लेटिस एनर्जी कम होने के साथ डिक्रीज होगा, Cl और Br। अब आते हैं व्हेन पोलराइजेशन इज डोमिनेटिंग फैक्टर। If polarization is dominating factor, पोलराइजेशन डोमिनेटिंग फैक्टर अगर हो तब जैसे जैसे कैटायन का चार्ज इंक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे चार्ज directly proportional to polarization for large anions, ठीक है। जैसे अगर हम कंपेयर करें सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, या X की प्लेस पर Cl, Br और I की बात करें तो पोलराइजेशन बढ़ने के साथ कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने के साथ मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर लिखेंगे तो सबसे कम किसका होगा, मिनिमम एल्यूमिनियम हैलाइड्स का, और मैक्सिमम किसका होगा, सोडियम हैलाइड का। ClBr फ्लोराइड के लिए हम बात कर चुके हैं, ClBr और I के लिए बात कर रहे हैं।
जैसे अगर कैटायन सेम रहता है और साइज़ बढ़ती हैं, तो साइज़ बढ़ने के साथ पोलराइजेशन कम होता है। साइज़ जैसे अगर हैलोजन Cl Br और I लिए जाएं और कंपेयर किया जाए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगी पोलराइजेशन क्या होगा, कम होगा, और पोलराइजेशन कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। डेट्स वाई अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा जाए तो BX2 से लगाकर BaX2 तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। X की जगह Cl Br और I। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल्स के लिए इस तरीके से नहीं डिसाइड करते हैं कि अल्कली मेटल्स में पोलराइजेशन सबसे कम होता है, उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। अब अगर एनाइंस की साइज इंक्रीज होती हैं तो भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम्स के लिए, तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, और एल्यूमिनियम जो आयोडाइड हैं वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होने जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मैग्नीशियम मेल्टिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। अगर साइज ऑफ एनायन भी बढ़ती हैं तो क्या होगा, यहाँ साइज ऑफ कैटायन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहाँ साइज ऑफ एनायन की क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक, बेरिलियम के हैलाइड्स की बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, आयोडाइड का। MF2 having maximum melting point and Mi2 will be maximum minimum melting point, और M की जगह यहाँ क्या हो सकता है, बेरिलियम से लगाकर बेरियम तक ये ऑर्डर फॉलो किया जाएगा, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट अफेक्ट करता है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इनमें से मैक्सिमम आपको लर्न करना पड़ेंगे क्योंकि कई जगह जो है एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन ब्रॉडली हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, अगर पोलराइजेशन डोमिनेट करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अगर कैटायन की साइज़ इंक्रीज होती हैं तो वहाँ पर कैटायन की साइज़ इंक्रीज होने के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। एनाइन की साइज़ इंक्रीज होने के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। फिर यहाँ हमने लिखा कि अगर चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, जैसे इस केस में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे क्या हैं, एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम आयोडाइड क्लोराइड और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड और एल्यूमिनियम आयोडाइड, हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन एल्यूमिनियम आयोडाइड में होना चाहिए, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इस ऑर्डर में कम, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर है एल्यूमिनियम फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोराइड का, फिर आयोडाइड का, और फिर किसका नंबर आता है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ जो फैक्टर काम कर रहा है एक्सेप्शन के पीछे वो है मोलिकुलर मास, डोमिनेंट फैक्टर सरफेस एरिया, और इसके कारण यहाँ पर एल्यूमिनियम आयोडाइड का ज़्यादा हो गया किसकी कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड की
तो ये जो फैक्टर्स होता है, ये जो चीज़ें ये यहाँ काम कर रही। तो ऑर्डर एल्यूमिनियम का अगर हम कंपेयर करें तो ये मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर आपको नोट करना है, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। अगर हम इनमें देखें तो कोवेलेंट कैरेक्टर के बेस पर हमने डिसाइड किया। यहाँ जो हाइलाइट्स हैं वो कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड की। जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। कैटायन का साइज़ बढ़ने के साथ मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पर इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है। इस पैटर्न में हम लोग बात करते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसका है वो ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड में अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया था स्मॉल एनायन के साथ उन कैटायंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती हैं जिनके अंदर चार्ज रेडियस रेशो कैटायन का क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे हम कंपेयर करें तो लिथियम ऑक्साइड इज़ द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि स्मॉल के साथ ज़्यादा स्टेबल होता है, और सीजियम ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक है। सिमिलरली हम कहते हैं कि लिथियम का परऑक्साइड कम स्टेबल होगा। बताइए कि लिथियम परऑक्साइड बनाता ही नहीं है, अनस्टेबल है। बात आती है कि सुपर ऑक्साइड की बात करें तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय कि किसके, सोडियम सुपर ऑक्साइड के। तो ये स्मॉल के साथ क्या बनाता है, ज़्यादा स्टेबल बनाता है। लिथियम का नाइट्राइड ज़्यादा स्टेबल होता है, Li3n, जबकि सोडियम का नाइट्राइड और अदर अल्कली मेटल्स का नाइट्राइड बनता ही नहीं है, अनस्टेबल। यहाँ M3n लिख दें और M की जगह हम लिख सकते हैं Na से लगाकर CS तक। क्यों? क्योंकि स्मॉल के साथ ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की, अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम स्मॉल है और कार्बोनेट लार्ज है। लिथियम का कार्बोनेट, और अगर हम यहाँ लिखते हैं सीजियम कार्बोनेट, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती हैं एज द साइज इंक्रीजेस। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल सीजियम कार्बोनेट है, और लिस्ट स्टेबल कौन है, लिथियम कार्बोनेट। ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कि लिथियम कार्बोनेट को फेयरली हीट करें तो ऑक्साइड और CO2 में बदल जाता है, जबकि ये डिकम्पोज नहीं होता है। आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं कि लिथियम कार्बोनेट लिस्ट स्टेबल है, क्योंकि स्मॉल का लार्ज के साथ कंपाउंड अनस्टेबल होता है। आया समझ में? सिमिलरली बाइकार्बोनेट्स और बड़ा आयन हो गया। तो अगर मैं कंपेयर करूं कि लिथियम कार्बोनेट और लिथियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं आता है, डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन इज लार्जर एज कंपेयर टू विच वन, कार्बोनेट आयन। और बाइकार्बोनेट आयन अगर बड़ा है तो वहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी स्मॉल एन आयन के साथ, और इसीलिए लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो लेस स्टेबल होता है किसकी कंपैरिजन में, लिथियम कार्बोनेट की कंपैरिजन में। बाकी के बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, अल्कली मेटल्स में केवल लिथियम का कार्बोनेट ही सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है।
तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लिथियम बाइकार्बोनेट सबसे कम स्टेबल होगा और सीजियम बाइकार्बोनेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। अगर मैं आपसे कंपेयर करूं कि मेरे पास लिथियम कार्बोनेट है और बेरिलियम कार्बोनेट है, चार्ज रेडियस रेशो किसका ज़्यादा है? डेफिनेटली बेरिलियम का, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और नीचे की तरफ जाएंगे तो बेरियम कार्बोनेट की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। सीजियम कार्बोनेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, बड़ा बड़े के साथ ज़्यादा स्टेबल, लार्ज विल स्टेबल विथ लार्जर, एंड इट इज़ मोर कंपेयर टू दिस वन। और सेम बाइकार्बोनेट के केस में रहेगा कि अगर मैं बाइकार्बोनेट्स की बात करूँ तो लिथियम का तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम कहेंगे कि लाइक लिथियम बाइकार्बोनेट, the alkali metals bicarbonates are also not exist in solid state। M या बेरिलियम से लगाकर बेरियम तक नॉट एग्जिस्ट, इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि स्मॉल के साथ स्मॉल स्टेबल होता है, लार्ज के साथ लार्ज क्या होता है? स्टेबल होता है। सिमिलरली लिथियम क्लोरेट LiClO3 less stable and cesium chlorate is more stable। लार्ज स्मॉल स्मॉल के साथ, लार्ज लार्ज के साथ। तो लार्ज स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा। बेरिलियम सल्फेट बड़ा एनायन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू बेरियम सल्फेट। लिथियम हाइड्रोक्साइड लेस स्टेबल एज कंपेयर टू सीजियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम नाइट्रेट is less stable as compared to cesium nitrate। बेरिलियम नाइट्रेट लार्ज है ना, बेरिलियम नाइट्रेट is less stable than बेरियम नाइट्रेट। स्टेबिलिटी अफेक्ट कर रही हैं। बेरिलियम ऑक्सलेट लार्ज एनायन लेस स्टेबल देन बेरियम ऑक्सलेट। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड is less stable than barium hydroxide। अगर हैलाइड्स में देखें तो लिथियम के हैलाइड्स ज़्यादा स्टेबल होंगे या बेरिलियम के हैलाइड्स क्या होंगे? ज़्यादा स्टेबल होंगे बजाय कि किसके? क्योंकि हैलाइड्स को स्मॉल में लेंगे हम लोग, तो हम कहेंगे बेरिलियम हैलाइड्स आर मोर स्टेबल देन बेरियम हैलाइड्स। एक्स की जगह वही फ्लोरीन से लगाकर आयोडीन। और लिथियम हैलाइड्स आर मोर स्टेबल देन लिथियम बेरियम हैलाइड्स सीजियम हैलाइड्स। तो स्टेबिलिटी इस तरीके से अफेक्ट करती हैं। तो ये हमको स्टेबिलिटी का फैक्टर ध्यान में रखना है। क्लियर? क्या है स्टेबिलिटी का फैक्टर? स्मॉल विल स्टेबल विथ स्मॉल,
लार्ज विल बी स्टेबल विथ लार्ज, स्मॉल स्मॉल के साथ स्टेबल होगा और लार्ज लार्ज के साथ स्टेबल होगा। अब बात कर रहे थे हम लोग एक और एप्लीकेशन की, एसिटिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। एसिटिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। एसिटिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर और जनरल लिखें। एसिटिक कैरेक्टर का वैल्यू फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ऑक्साइड में जो जिसका ऑक्साइड है उसका फाई का वैल्यू हाई होगा तो एसिटिक कैरेक्टर क्या होगा, हाई होगा। और जैसे अगर हम बात करते हैं लिथियम ऑक्साइड से लगाकर इसी फैमिली में अगर हम बढ़ते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड तक, सबसे ज़्यादा फाई का वैल्यू नाइट्रोजन का, इसलिए एसिटिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, किसका होगा भाई, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन और नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा एसिटिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। बोरॉन भी आता है बीच में, B2O3 देन CO2। सिमिलरली थर्ड पीरियड में देखें तो सोडियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक एसिटिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, और क्लोरीन का ऑक्साइड जो होगा वो सबसे ज़्यादा एसिटिक होगा। MgO, Al2O3, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप में आ गया, SiO2, फिर P2O5, Cl2, SO3 एंड Cl2O7। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर एसिटिक कैरेक्टर का ये ऑर्डर हो जाएगा। तो एसिटिक कैरेक्टर बढ़ता है अगर 5 बढ़ता है, यानी चार्ज बढ़ता है। सिमिलरली अगर मुझे कहें SO2 और SO3 में कौन ज़्यादा एसिटिक, SO3। सिमिलरली अगर CO और CO2 में कौन ज़्यादा एसिटिक, तो CO। P4O6 और P4O10 में कौन ज़्यादा एसिटिक, तो P4O10। N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5 में कौन ज़्यादा एसिटिक, तो जिसमें +5 है इसमें +1 है, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +4, पोलराइजेशन बढ़ेगा, एसिटिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एसिटिक कैरेक्टर, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है एम्फोटेरिक होता है, ये एम्फोटेरिक होता है, और इसकी फाई की वैल्यू के बेस पर हमने कहा था कि अगर रूट फाई का वैल्यू 3.3 से इक्वल या उससे ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक कैरेक्टर होगा उसके अंदर। अगर 2.2 से कम होता है तो वो, या उसके इक्वल होता है तो उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर होगा, और उसके बीच में होता है तो उसको एम्फोटेरिक कैरेक्टर की कैटेगरी में लेते हैं हम लोग। अब उसके बाद आता है इसका एक और एप्लीकेशन, जैसे जैसे आयनिक पोटेंशियल बढ़ता है कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने के साथ आयनिक कंडक्टिविटी कम होती है। आयनिक कंडक्टिविटी यानी आयनिक कंडक्टिविटी का भी हम लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। जैसे अगर लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड में आयनिक कंडक्टिविटी बताएं तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो आयनिक कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। सोडियम क्लोराइड
और मैग्नीशियम क्लोराइड में देखें तो मैग्नीशियम क्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, और इसलिए कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अगर लिथियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड में देखें तो आयनिक कंडक्टिविटी सीजियम क्लोराइड की क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कोई मेटल कंपाउंड से उससे एक और एप्लीकेशन निकाला जा सकता है आयनिक पोटेंशियल का, वो है कलर के बारे में। अगर किसी मेटल की कंपाउंड्स के अंदर आयनिक कैरेक्टर कम होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, मोर देन 50% अगर पोलराइजेशन होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, तो कलर की इंटेंसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम करेंगे आयनिक कैरेक्टर बढ़ने के साथ कलर इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ कलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। जैसे अगर हम कहें AgF, AgCl, AgBr और AgI, इट इज़ कलरलेस। यहाँ कहेंगे वाइट, ये कहेंगे येलोइश वाइट, और ये जो हैं येलो है। क्या कहेंगे हम लोग, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने के साथ क्या होता जाता है। वैसे ही अगर हम कंपेयर करें कि PbCl2 जो है वो वाइट है और PbI4 जो है, PbI2 वो येलो है। कोवेलेंट कैरेक्टर हाई, कोवेलेंट कैरेक्टर इस ऑर्डर में बढ़ रहा है तो कलर इंटेंसिटी बढ़ रही है। जो मरकरी का कंपाउंड देखते हैं कि HgCl2 वाइट है और HgI2 जो है वो रेड है। SnCl4 वाइट है, SnI2 ऑरेंज है। SnCl2 ये तो वाइट है, ये भी वाइट है, और SnI2 जो है वो ऑरेंज है। SnCl4 क्या कारण है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने के साथ कलर इंटेंसिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जब पोलराइज होता है तो उसके लिए वो, जब वो पोलराइजेशन होता है तो उसके लिए वो विजिबल लाइट को क्या करने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है, और क्वांटा की इंटेंसिटी बढ़ने के साथ कलर इंटेंसिटी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती हैं। तो दिस इज आर व्हाट यू कैन से फैक्टर्स जो कि किसी भी फाई की वैल्यू क्या करती हैं, उसको अफेक्ट करती हैं। फाई की वैल्यू के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, देखिए हम एप्लीकेशंस ऑफ फाई यानी आयनिक पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं, और उसी पर कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको। एप्लीकेशंस ऑफ आयनिक पोटेंशियल फाई। क्वेश्चन ये है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी
आपको देखिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है यहाँ पर, है ना। क्या बताया था, स्मॉल स्मॉल के साथ ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि स्मॉल का फाई ज़्यादा होगा और स्मॉल एनायन के साथ ज़्यादा स्टेबल होगा, और लार्ज लार्ज के साथ क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम इनमें कंपेयर करें तो NaHCO3 नेगेटिव एक लार्ज एनायन है, राइट, और इसके कारण वो लार्ज के साथ ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ऑर्डर ये होना चाहिए, ये इनकरेक्ट है। फिर नाइट्राइट जो है वो स्मॉल एनायन है, तो वो किसके साथ ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका फाई का वैल्यू ज़्यादा है। तो लिथियम और एल्यूमिनियम में फाई का वैल्यू जो है वो किसका ज़्यादा है, Al3+ का, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम नाइट्राइट की बजाय कि किसके, लिथियम नाइट्राइट के। हम ये कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम आयन और सोडियम आयन कार्बोनेट लार्ज एनायन है, ठीक है। ये स्मॉल था, ये लार्ज, ये स्मॉल, ये लार्ज हैं, राइट। अगर ये लार्ज है तो लार्ज के साथ ज़्यादा स्टेबल होगा। सोडियम और कैल्शियम में सोडियम आयन कौन स्टेबल होगा, ज़्यादा होगा। MgCO3 एंड BaCO3, MgCO3 एंड BaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट, बेरियम 2+, Mg2+, इसकी साइज़ बड़ी है, इसकी साइज़ छोटी है। बड़ा एनायन है तो बड़े के साथ स्टेबल होगा, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल, यानी आंसर कौन सा हो गया, सी, जो करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अगला सवाल है मैक्सिमम solubility in water। ऑप्शंस हैं बेरिलियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी इन वाटर, क्या आंसर होगा, बेरियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम। क्या पढ़ाया था कि अगर लार्ज एनायन है तो नीचे की तरफ जाने पर, मतलब बेरिलियम से बेरियम तक आएंगे, तो नीचे की तरफ जाने पर, लार्ज एनायन होने पर नीचे की तरफ जब जाएंगे आप, तो यहाँ पर जो लैटिस एंथैल्पी हैं उससे हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, कम डिक्रीज़ होगी। यानी हम ये कहेंगे कि यहाँ पर बेरिलियम की सोल्यूबिलिटी, बेरिलियम सल्फेट की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है इसकी कंपैरिजन में, और नीचे की तरफ जाने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, ज़्यादा कम हो जाएगी, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये कि बेरिलियम सल्फेट जो होगा वो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा। नीचे की तरफ जाने पर जब हम कहते हैं लार्ज एनायन हो, लार्ज एनायन हो और आप किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, तो नीचे की तरफ जाने पर साइज़ ऑफ कैटायन बढ़ेगा, साइज़ ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी किसकी कंपैरिजन में, लैटिस एंथैल्पी की कंपैरिजन में, और इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर सोल्यूबिलिटी बेरिलियम सल्फेट की क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से क्या होगी, ज़्यादा होगी, लैटिस एंथैल्पी को और कम कर जाएगी। आंसर क्या हुआ, ए। अगला क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी इन वाटर।
स्ट्रोंशियम ऑक्जेलेट। बताना आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी। देखिए ये गैस ऐसा है, मैंने आपको अभी पढ़ाया था, तब आपको कहा था इसमें ध्यान रखना है आपको कि मैग्नीशियम से इवन लार्ज एनायन है, लेकिन मैग्नीशियम से बेरियम तक इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और बेरिलियम ऑक्सीलेट में क्या होती हैं, ये इंक्रीज होती हैं। इसका मतलब आंसर सी है। बाकी सब ये याद रखना है आपको, इट्स नीड टू रिमेंबर, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। क्या है आंसर बताइए, ये भी बताया था मैंने आपको, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी। आंसर इसका डी है, सभी करेक्ट है। यहाँ से यहाँ तक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों में अल्कलाइन अर्थ मेटल में सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती हैं, जबकि फ्लोराइड में ये क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। और अल्कली मेटल्स के अंदर सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में ये वैल्यू क्या होती जाती हैं, डिक्रीज होती चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, which of the following is amphoteric? ऑप्शंस आर, एम्फोटेरिक बताना है आपको, MO, phi इक्वल टू 6.45, एक ऑक्साइड है MO, उसका phi का वैल्यू 6.45 है।
दूसरा MO फाई इक्वल टू 1.45, तीसरा M2O3 फाई इक्वल टू 10.5 और D M2O जो फाई का वैल्यू है यहाँ वो है 2.5। देखिए क्या बताया था, एम्पोटेरिक वो होता है जिसमें रूट फाई का वैल्यू 2.2 से ज़्यादा और 3.3 से क्या होना चाहिए, कम। रूट फाई यहाँ निकालें, रूट 6.45। अगर इसका रूट निकालते हैं, रूट 6.45 इट्स नियर अबाउट 2.54। दूसरे वाले का 1.45 का रूट निकालें, तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो है वो लेस देन 2.22 आएगी। ये 2.45 इसको बिलोंग कर रहा है। 10.5 का वैल्यू निकालें तो ये ग्रेटर देन, अगर हमारे पास 10.5 है उसका स्क्वायर रूट लेंगे दैट विल बी ग्रेटर देन 3.33। ठीक है, और इसका 2.5 का लेंगे तो ये लेस देन 2.22 आएगा। जो लेस आता है वो बेसिक, जो ग्रेटर आता है वो एसिडिक। ठीक है, जो इसके बीच में आता है ये भी बेसिक, और ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक। आंसर है। कुछ समझ में आया? क्या करा हमने, रूट फाई का वैल्यू निकाला। रूट फाई का वैल्यू अगर हमारे पास आ जाता है कितना, 2.2 और 3.3 के बीच में, तो वो एम्फोटेरिक होगा। अगर 3.3 से ज़्यादा आता है तो एसिडिक होता है, और 2.2 से कम आता है तो वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो यहाँ पर ये बेसिक है, एसिडिक है, ये बेसिक है, और ये एम्फोटेरिक है। समझ में आ गया? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है एसिडिक और बेसिक एम्फोटेरिक कैरेक्टर डिसाइड करने में।